जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर इमेज पीवाईक्यू की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के दो वीडियो सेशन में हम लोगों ने समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है इसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं इसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कुछ मित्र चाहते हैं कि बचे हुए समय में साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। दोस्तों इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक और पार्श्व सीधी, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधी, तीसरा ऑप्शन है आभासी और पार्श्व सीधी और चौथा ऑप्शन है आभासी और पार्श्व उल्टी। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनता है तो उसका नेचर कैसा होता है। आप सभी को मैंने पीछे के सेशन में बताया है कि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की, यानी कि प्लेन मिरर में बने हुए इमेज की, तो हम सभी क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रकृति कैसा होता है? तो वो सीधा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। और साथ ही आप सभी ये भी कहते हैं कि गुरुजी समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब जो होते हैं वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है या फिर पार्श्व उल्टा होता है। क्या होता है? पार्श्व उल्टा होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग इंग्लिश में लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। अच्छा ये क्या होता है? तो मेरे मित्र, जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखेंगे, अपना इमेज देखेंगे और आप अपना बायां हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब का दायां हाथ उठता हुआ मालूम पड़ेगा, और जब आप अपना दायां हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता हुआ मालूम पड़ेगा। ये जो आपका लेफ्ट साइड इमेज में राइट साइड में अपियर हो रहा है और आपका राइट साइड इमेज में लेफ्ट साइड में अपियर हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व रूप से उल्टा होना कहते हैं। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्लेन मिरर में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक और सीधा होगा और साथ ही क्या होगा? पार्श्व रूप से उल्टा होगा। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक और पार्श्व सीधी, आप कहेंगे सर बिल्कुल ही गलत है। आपका दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधी, आप कहेंगे सर ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। आपका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आभासी और पार्श्व सीधी, आप कहेंगे सर आभासी तो सही है, लेकिन समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है। जबकि हमारे ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है? पार्श्व सीधा दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन है आभासी और पार्श्व उल्टी, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही हलवा सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। ऑप्शन दिया हुआ है असली और सीधी, दूसरा ऑप्शन है आभासी और सीधी, तीसरा ऑप्शन है असली और उल्टी और चौथा ऑप्शन है आभासी और उल्टी। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि सर जस्ट पीछे के क्वेश्चन में बताया है कि समतल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, यानी कि आभासी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है? सीधा होता है और पार्श्व रूप से उल्टा होता है। तो आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि असली और सीधी, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यूं ही गलत हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन है आभासी और सीधी, और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। और साथ ही आप कहेंगे सर तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है असली और उल्टी, तो सर इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है। और आपका चौथा ऑप्शन है आभासी और उल्टी, तो सर आभासी अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमेशा सीधी होगा, उल्टा यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही हलवा सा सवाल ये भी सर
आपसे पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी। दूसरा ऑप्शन है समान आकार, सीधी, उल्टी, वास्तविक, आवर्धित। तीसरा ऑप्शन है अलग आकार, सीधी, उल्टी, आभासी। और चौथा ऑप्शन है अलग आकार, आवर्धित, उल्टी, आभासी। क्या होगा इसका आंसर बताइए। ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन में समतल दर्पण में बने हुए जो प्रतिबिंब होते हैं उसकी जो भी विशेषता थी उन सारे को रख दिया गया है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, जब भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी काल्पनिक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आभासी भी कहते हैं। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो जाहिर सी बात है कि वो कैसा होगा? आप कहेंगे सीधा होगा। और क्या होता है? तो सर प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। और क्या कहते हैं कि गुरुजी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है, यानी कि समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार का हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो साफ तौर पे आप ये लिख सकते हैं कि गुरुजी समतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। और ये चारों क्या है सर? तो समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता है। क्या? कि समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, सीधा होगा, पार्श्व रूप से उल्टा होगा और साथ ही साथ क्या होगा? समान आकार का प्रतिबिंब होगा। किसके समान आकार का? तो वस्तु के समान आकार का। क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। आपके पहले ऑप्शन में दिया हुआ है समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि ऑप्शन बी का ही नहीं होगा, सी का ही नहीं होगा, डी का ही नहीं होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपके ऑप्शन बी में तो समान आकार लिखा हुआ है, सीधी भी लिखा हुआ है, लेकिन साथ में क्या दे दिया गया है? तो गुरुजी उल्टी भी लिख दिया गया है। तो उल्टा तो यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। और साथ ही साथ दिया हुआ है वास्तविक, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। और आवर्धित दिया हुआ है, तो आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब बनाना, लेकिन यहाँ पे तो समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर आप तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें दिया हुआ है अलग आकार, जो कि पहले ही कह रहा है कि गलत है। आपका फिर दिया हुआ है सीधी और उल्टी। जब सीधा दे ही रहा है तो उल्टा लिखने का कोई मकसद ही नहीं होता है, सर ऑप्शन सी भी चला जाएगा। और इसी तरह आपका ऑप्शन डी भी है अलग आकार, आवर्धित, उल्टी, आभासी, जो कि पूरी तरह से क्या है? गलत है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है आपका समतलोत्तल दर्पण। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक अभिसरण दर्पण कहलाता है और गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, उस वाले वीडियो में मैंने ये चीज आपको बताया था। और अगर आप में से कोई मित्र उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, तो आपको गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बहरहाल आपसे किसकी चर्चा करी जाएगी? इन चारों में से किसको अभिसरण दर्पण बोला जाता है? ध्यान में रखेंगे। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसी को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अच्छा, कन्वर्जिंग मिरर का काम क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। कोई भी आपसे पूछे कि अभिसरण दर्पण हम लोग किसको बोलते हैं, तो क्या कहेंगे कि वैसा गोलीय दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, क्या कहलाता है? अभिसरण दर्पण कहलाता है। और इसका एग्जांपल कौन है? तो आप सभी याद रखेंगे कि अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है? तो आप याद रखेंगे कि अभिसरण दर्पण बोला जाता है, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। क्या है? तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जाकर के केंद्रित हो जाती है, और वही बिंदु क्या कहलाता है? तो गुरुजी अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? अभिसरण दर्पण बोला जाता है, या फिर अभिसारी दर्पण बोला जाता है, या फिर कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी अपसारी दर्पण क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अपसारी दर्पण को हम लोग इंग्लिश में डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा
कि अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब होता है फैला देना या फिर फैल जाना। आपका जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या करता है? तो गुरुजी प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और इसीलिए अपसारी दर्पण के रूप में हम लोग किसका नाम लेते हैं? उत्तल दर्पण का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? उत्तल दर्पण का नाम लेते हैं। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। जब भी आपसे बात करी जाएगी अभिसरण दर्पण की, तो आप समझ जाना कि इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या होगी? केंद्रित होगी। और जब बात करी जाएगी अपसारी दर्पण की, तो आप क्या कहेंगे? इसमें प्रकाश की किरणें जो है वो चारों तरफ फैल जाएगी। और बात करी जाएगी अभिसरण दर्पण के उदाहरण की, तो आप किसका नाम लेंगे? अवतल दर्पण का। और अपसारी दर्पण के उदाहरण की, तो आप किसका नाम लेंगे? उत्तल दर्पण का। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस है। जो आपसे कहा जा रहा है कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। यहाँ पे बड़ी को काट करके आप क्या लिखेंगे? सीधी लिखेंगे। और क्वेश्चन का प्रारूप क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन का प्रारूप हो जाएगा कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, सीधी और समान आकार में होती है। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है अवतल, दूसरा है समतलोत्तल, तीसरा है समतल, चौथा है उत्तल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा दर्पण ऐसा है जिसमें हमेशा वस्तु का आभासी, सीधी और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई मेरे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की, जब भी हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की, तो आप सभी खट से कहेंगे कि गुरुजी इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और जाहिर सी बात है कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आप कहेंगे सीधा होगा। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि गुरुजी समतल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? तो वस्तु के आकार का होता है। यानी कि समतल दर्पण के द्वारा हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है। समतल दर्पण के द्वारा हमेशा क्या किया जाता है? समान आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है। और जब हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता की, जब हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी इस दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है? तो आभासी भी होता है, यानी कि काल्पनिक भी होता है। प्रतिबिंब जो है वो उल्टा भी बन सकता है और साथ ही सीधा भी बन सकता है। साथ ही प्रतिबिंब का आकार बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या फिर समान आकार का भी प्रतिबिंब बन सकता है, या फिर समान आकार का भी प्रतिबिंब बन सकता है, समान आकार का भी प्रतिबिंब बन सकता है। और जब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की, जब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें भी प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही बनता है और क्या होता है? तो सीधा होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की एक विशेषता होती है, ये हर एक सिचुएशन में कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है। हर एक सिचुएशन में कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, सीधी और समान आकार में होती है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस पूरे डिस्कशन से हमको अब ये अंदाजा लग रहा है कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक और सीधा होगा, यानी कि आभासी और सीधा होगा, और क्या होगा? समान आकार का होगा। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इस तीनों दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आपका एक अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब की हर एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है, साथ ही साथ उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है, बड़ा, छोटा और समान आकार का प्रतिबिंब भी बना सकता है। ये प्रॉपर्टीज आप सभी अपने माइंड में हमेशा ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार से छोटा होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक और सीधा होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है
कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। ऑप्शन दिया हुआ है समतल उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है उत्तल दर्पण। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि आप अपना चेहरा किसी दर्पण में देखते हैं और उस दर्पण में आपके चेहरा का जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा है, तो आपको ये बताना है कि वो दर्पण किस प्रकार का है। आप क्या कहेंगे कि सर हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है समतल उत्तल दर्पण, इस प्रकार का कोई दर्पण ही नहीं होता है। आपका पहला ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। आपका दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण। आप क्या कहेंगे सर जरूरी नहीं है कि अवतल दर्पण के सामने अगर हम खड़ा होंगे तो हमारा प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है या फिर हमारे साइज का भी हो सकता है। यहाँ पे अवतल दर्पण भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के आकार का होगा, यानी कि हमारे चेहरा का जो आकार होगा प्रतिबिंब का आकार भी क्या होगा, वही होगा। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा जा रहा है कि आपके चेहरा का छोटा छवि बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन है उत्तल दर्पण। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है, और क्वेश्चन के हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिबिंब वास्तविक है, दूसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब छोटा है, तीसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब सीधा है, चौथा ऑप्शन है प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित है। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर किसी वास्तविक वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिबिंब वास्तविक है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, यानी कि आभासी होगा। यानी कि आपका पहला ऑप्शन ही क्या है सर, गलत है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्रतिबिंब छोटा है। आप कहेंगे सर ये संभव है, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो उसका आकार क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। साथ ही आपका तीसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब सीधा है। आप कहेंगे सर ये भी संभव है, क्योंकि जब भी उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो वो काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित है। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां पे रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति, उत्तल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच होगी, अनंत और ध्रुव के बीच होगी, यानी कि वस्तु को अगर उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे होगी, यानी कि प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, तो ध्रुव यानी कि P और फोकस F के बीच बनेगा, और फोकस F के बीच बनेगा। तो आप ये चीज भी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच होगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी। ऑप्शन दिया हुआ है आभासी और सीधी, दूसरा ऑप्शन है आभासी और उल्टी, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टी, और चौथा ऑप्शन है वास्तविक और सीधी। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। मैंने ये सारे कंडीशन आपको गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है उस वाले वीडियो में बताया है। और अगर आप में से कोई मित्र उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये चीज आपको बताना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अवतल दर्पण में अगर वस्तु को वक्रता केंद्र यानी कि C और F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा। तो आप सभी कहेंगे
कि गुरुजी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और साथ ही प्रतिबिंब आपका कैसा होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? आप कहेंगे प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। और साइज क्या होगा? तो आप कहेंगे वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इसका उल्टा भी सही होता है कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आभासी और सीधी, आप कहेंगे सर गलत है। दूसरा ऑप्शन आभासी और उल्टी, आप कहेंगे सर ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टी, आप कहेंगे सर ये सही है। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी। ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक और बड़ी, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और छोटी, तीसरा ऑप्शन है आभासी और छोटी, और चौथा ऑप्शन है आभासी और बड़ी। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने कई दफा बताया है कि उत्तल दर्पण में हर एक सिचुएशन में वस्तु को कहीं भी रखा जाए, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। और हमेशा प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के आकार से क्या होगा? छोटा होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी। आप क्या कहेंगे? आभासी और छोटी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी अगर उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? एक उत्तल दर्पण का निर्माण कर लेंगे। ये क्या है? आपका एक उत्तल दर्पण है। तो ये क्या हो जाएगा? तो गुरुजी ये इसका मुख अक्ष हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा? पोल हो जाएगा। ये वाला क्या होगा? तो फोकस हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में ध्रुव के बाद का जो जगह है ये सब क्या कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर वस्तु को उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा उसका प्रकृति कैसा होगा? तो मान लीजिए ए और बी ये वस्तु है और आपने इसको कहां पे रख दिया? तो अनंत और ध्रुव के बीच रख दिया। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक इससे प्रकाश की किरण ऐसे निकल रही होगी जो मुख अक्ष के समांतर हो रही होगी। जाहिर सी बात है कि जब ये परावर्तित होगी, इसका परावर्तित किरण आपको क्या लगेगा? ये सर फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या लगेगा? ये जो परावर्तित किरण है ये फोकस से आ रहा है। और साथ ही आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एक ऐसा सिचुएशन भी तो हो सकता है कि प्रकाश की किरण क्या होगा? वक्रता केंद्र के अनुदिश होगा। और जब वक्रता केंद्र के अनुदिश होगा तो वो परावर्तित भी क्या हो जाएगा? उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहाँ पे वक्रता केंद्र के अनुदिश कोई प्रकाश की किरण लेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये परावर्तित किरण और वक्रता केंद्र के अनुदिश जो परावर्तित किरण है वो एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। पूरी तरह से काट नहीं रहा है, इंटरसेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। ये जो कोशिश करने वाला बिंदु है सर, यही क्या है? आपका प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच बनेगा। और आप देख रहे हैं कि वस्तु का आकार क्या है? तो सर बड़ा है, जबकि प्रतिबिंब का आकार क्या है सर? छोटा है। और हमेशा आप कंठागर कर लेंगे, उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा आभासी होगा और साथ ही साथ सीधा होगा। और क्या होगा? तो वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है अपूर्ण, दूसरा ऑप्शन है आभासी, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक, चौथा ऑप्शन है पूर्ण। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और पोल के बीच रखा जाए, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, तब जो आपका बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा?
आप कहेंगे सर इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो ध्यान देंगे, हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है और ये क्या हो जाएगा, इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा ये वाला पॉइंट, तो गुरुजी पोल हो जाएगा। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? आप कहेंगे एफ, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? आप कहेंगे सी। मेरे मित्र ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वस्तु को अगर अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, यानी कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच, इस बीच में रखा जाए, तब इसका प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? मान लीजिए कि ए और बी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि एक प्रकाश की किरण ऐसा होगा जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा वो परावर्तित होकर के फोकस से होकर के गुजर जाएगा। और साथ ही हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी एक प्रकाश की किरण हम लोग वक्रता केंद्र के अनुदिश भी ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे वक्रता केंद्र के अनुदिश लेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कहीं पे भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब आप इस किरण को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और साथ ही इस किरण को आप थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया, ऐसे ले जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम देख रहे हैं कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जा रहा है तब कहीं ना कहीं परावर्तित किरणें जो है वो दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और जहां पे ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है यही क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। और आप सभी को मैंने पीछे के सेशन में बताया था कि अवतल दर्पण में एक कंडीशन ऐसा होता है जिसमें वो क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और वो कंडीशन आपका यही होता है क्या कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? तो गुरुजी सीधा होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर आभासी हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या देख रहे हैं कि वस्तु का साइज आपका और प्रतिबिंब का साइज, आप क्या कहेंगे वस्तु का साइज छोटा है जबकि प्रतिबिंब का साइज क्या है, बड़ा है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। मतलब साफ है कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, और कैसा होगा, बड़ा होगा। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन के अनुसार जो निर्मित प्रतिबिंब है वो आभासी है, और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा, और अगर वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, आप कहेंगे फोकस पर, और इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे दूसरे ऑप्शन में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच दिया हुआ है। मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाएगा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और आप कहेंगे सर तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है कि केंद्र सी पर अगर वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे सर चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है केंद्र सी से दूर, तो केंद्र सी से दूर मतलब क्या, अनंत की ओर। तो अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। और मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? बताइए ना बनेगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। जैसे थोड़ा देर के लिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, मान लीजिए कि ये आपका कोई अवतल दर्पण है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, और ये वाला बिंदु क्या होगा? पोल। ये वाला क्या हो जाएगा? फोकस। और ये वाला क्या हो जाएगा? तो गुरुजी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा?
थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लीजिए ए भी वस्तु है जो आपका वक्रता केंद्र पे रखा हुआ है। क्या कहेंगे कि गुरुजी एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होगी और ये परावर्तित होकर के कहां से गुजर जाएगी, आप कहेंगे फोकस से होकर के गुजर जाएगी। साथ ही आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक प्रकाश की किरण ऐसी भी तो हो सकती है जो फोकस की दिशा में आपतित हो रही होगी, और जब फोकस की दिशा में आपतित होगी तो वो क्या होगी, परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। मतलब क्या कि अगर प्रकाश की किरण कोई एक ऐसा हो जो फोकस के दिशा में आपतित हो रहा हो तो परावर्तित होने के बाद ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, यानी कि ये आपका ऐसे आ जाएगा। ध्यान देंगे सर लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है तो आप लोग टेढ़ा नहीं बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा सर, इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये जो आपका ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है, दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो गुरुजी यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये वाला आपका पॉइंट क्या है, तो वक्रता केंद्र पॉइंट के सीधे नीचे वाला भाग है सर। तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब भी कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, और प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार कैसा होगा, तो आप कहेंगे कि सर बराबर होगा। और इसलिए मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है और समान आकार का भी बन सकता है। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि अवतल दर्पण में किस स्थिति में वस्तु को रखने पर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आप कहेंगे अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तब जो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, समान आकार का होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहां बनेगी, बताइए। नहीं बनेगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कहा जा रहा है कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। आप झट से कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और ध्यान में रखिएगा कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। इसका उल्टा भी सही होता है और सीधा भी सही होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहां बनेगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एफ पर। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही गलत है। जब वस्तु अनंत पर होगा तब उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। आप कहेंगे सर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अनंत पर। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर वस्तु को फोकस पे रखा जाएगा तब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 2F पर। तो भाई मेरे दर्पण में आपका दो फोकस बिंदु नहीं होता है, ये लेंस में होता है। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत। चौथा ऑप्शन है सी के बाद। सी के बाद कहां सर, तो अनंत। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, जिसको हम लोग सी के बाद भी कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए और वो भी अभिसारी दर्पण में, तो जो निर्मित प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब अभिसारी दर्पण की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अवतल दर्पण की बात की जा रही है। और अब हमसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाए, अगर वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाए तो जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, प्रतिबिंब आपका कहां पे बनेगा। आप कहेंगे कि गुरुजी अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आप कहेंगे वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और साथ ही प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, यानी कि अत्यधिक आवर्धित होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहां तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब आपको समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं।
साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।